नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता में 7 दिन तक रैली धरना प्रदर्शनों पर लगी रोक। आईएमए ने की प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। वहीं डॉक्टरों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। सोशल मीडिया से कोलकाता की पीड़िता का नाम और तस्वीर हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बनाया गया पक्षकार। 20 अगस्त को सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता करेंगे प्रदान। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नेपाली विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा आज 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी भारत। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत दौरे पर होंगे रवाना। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जानिक सिनर, ज़ेवरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस ने आज से 7 दिन के लिए आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी। तो अस्पताल के आसपास सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं दी गई है। धारा 163 को लागू कर दिया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद धारा 163 वहां लागू कर दी गई है। और कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगा दी है, जिसके चलते वहां किसी भी तरह की सभा, धरना या रैली की इजाजत नहीं होगी। इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तानाशाह अपनी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह से डरी हुई हैं, लेकिन वह इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। कभी मत भूलिए कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बचाने और हर सबूत मिटाने की कोशिश की। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। कोलकाता में 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद इन डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तबादले के पीछे कोई और वजह नहीं है, ये नियमित था। इस तबादले का फैसला 2 महीने पहले हुआ था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में थिएटर कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। यही आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल अब समाप्त हो गई है।
और सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम और पहचान हटाने को लेकर गुहार लगाई गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षकार होंगे और साथ में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई ने जुड़े एक अधिकारी के अनुसार सीबीआई की सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के आरोपी संजय राय की जो मनोस्थिति है उसका पता लगाया जाएगा। वहीं सीबीआई ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कई घंटों तक पूछताछ की है। उन्हें एक और दौर की पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य एकत्रित करेंगे। सीबीआई घटनाओं के क्रम और व्यक्तियों की संख्या और मकसद आदि को समझने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कई गवाहों से पूछताछ जारी है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो कलकत्ता में साथ में अगर हम ये कहें कि जो डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और इसे लेकर पूरे जो डॉक्टर्स हैं देश भर के उनके अंदर आक्रोश नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर हम आरोपी की बात करें तो उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत जी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरोपी है उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा, तो किस तरह कि इस वक्त आपके पास अपडेट है? देखिए रेशमा, 2 पहलू में मैं ये पूरे चीजों को आज रविवार के दिन बांटना चाहूंगा। एक तो है कि जो आरोपी जिसको बताया गया कोलकाता पुलिस की तरफ से, सीबीआई ने फिलहाल उन्हीं को आरोपी मानकर उनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये करना जरूरी समझा, क्योंकि वैसे ही ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और एक प्रोफेशनल कैदी भी है। माने जब भी कुछ भी अगर पुलिस को किसी कैदी को खड़ा करना जरूरत हो जाता था तो इस आदमी को खड़ा किया जाता था, चाहे वो किसी चोरी का हो, चाहे वो किसी डकैती का हो, चाहे किसी चीजों के लिए हो। तो अब सीबीआई को ये समझना जरूरी है कि उसी तरह से इस संजय राय को एक प्रोफेशनल कैदी की तरफ हिसाब से एक आरोपी की नाम देकर इनको खड़ा किया है या नहीं किया है और इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। इसीलिए इस आदमी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करना जरूरी है। ये एक बात है, ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है जी। लेकिन आज जो कुछ चीजों के ऊपर हमें नजर रखना चाहिए, एक तो है कि आज मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की फुटबॉल मैच के ऊपर रोक लगा दिया गया प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि ये ईस्ट बंगाल और मोहन बागान की मैच को पूरे देश में डार्बी मैच के हिसाब से माना जाता है। यहाँ पे करीब 60-70 हजार समर्थक स्टेडियम में होते हैं और इस बार ये जो समर्थक है जो टिकट खरीदे थे करीब 60 हजार के ऊपर, इन लोगों ने आपस में सोशल मीडिया पर ये तय किया था कि स्टेडियम पहुंचने के बाद इन्होंने वी वांट जस्टिस इस तरह की पोस्टर लेके वो मैच के दौरान अपना विरोध जताएंगे। इतना डर गई है ममता बनर्जी की सरकार कि इन्होंने इस मैच को ही कैंसिल कर दिया, जो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में कभी नहीं हुआ। किसी सरकार ने अपने खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी पॉपुलर फुटबॉल मैच को इस तरह से रोक दिए हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जी लगातार प्रश्नों के घेरे में है। और अगर कहीं ना कहीं हम ये बात करें कि संजय रॉय को जो जिस तरह से उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब वो आरोपी हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों कराया जा रहा है? ऐसी कौन सी मनोस्थिति उनकी देखी गई, किस तरह के टेस्ट कराए गए? अच्छा, ये बता दें आपको कि जैसे मैंने कह रहा था कि ये नशाड़ू है, मतलब इनका काम ही है सुबह से शाम तक अलग अलग किस्म का नशा करना। और इनको सबको पता है कि जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि
आपका आपका जेब काट लिया किसी ने, जी। तो आपको आपने एफआईआर दर्ज किया है, तो इस संजय राय को जेब कतरे के हिसाब से खड़ा किया जाएगा। जी। आपका किसी बैग चोरी हो गया है, तो इसी संजय राय को चोर के हिसाब से खड़ा किया जाएगा। तो ये एक तरह से पुलिस का एक शिखंडी बन गया था, जैसे हम शिखंडी बताते हैं ना, जी। तो ये प्रोफेशनल शिखंडी होता था कोलकाता पुलिस का। जी। तो जाहिर सा बात है कि इस आदमी अपना साइकोलॉजिकल हिसाब से काफी मतलब चकमा देने वाला साइकोलॉजी इनका बन गया है कि पुलिस का या किसी का भी किसी सवाल का जवाब यहाँ इन आदमी से निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से पुलिस ने इस आदमी को ट्रेन किया है। तो इस घटना में भी पहले ही इस आदमी को आरोपी बना के, और जब भी ये लॉकअप में हुआ करता था, तो इसका जो जरूरत की नशा की सामग्री है, तो नशा की सामग्री पुलिस की तरफ से सप्लाई किया जाता था। तो इस तरह की एक सो कॉल्ड आरोपी से सच्चाई निकाल के लाना काफी मुश्किल बात है। और ये कौन सी बात सच कह रहा है, कौन सी बात झूठ कह रहा है, ये समझना भी काफी टेक्निकल बातें हैं। इसीलिए इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाया गया है दिल्ली से। रेशमा, बिल्कुल, अब सीबीआई की जांच के बाद कुछ और पन्ने खुलते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर भारत में शरण ली है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के थलतेज में नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क जनता को समर्पित करेंगे। ये पार्क क्षेत्रवासियों को शुद्ध हवा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करेगा। अमित शाह मिशन मिलियन ट्री योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चेन्नई के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री चेन्नई में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक एयर एनक्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बंदरगाह
परिसर में स्थित आईसीजी क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रबंधन में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र होने के नाते RMPRC तटीय राज्यों से सटे सागर में समुद्री प्रदूषण की घटनाओं, विशेष रूप से तेल और रासायनिक रिसाव के लिए प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई सुविधाओं से युक्त सामुद्रिक बचाव समन्वयन केंद्र सशक्त समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ आपात स्थिति में कुशल समाधान प्रदान करेगा। इसके बाद राजनाथ सिंह दिवंगत डॉक्टर क्लाइनार एन करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता संभालने के बाद से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिल रही है भारत बांग्लादेश सीमा पर, जहां NDF यानी न्यू डिजाइन फेंसिंग का काम जोरों पर है। सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नई फेंसिंग सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों को रोकने में काफी कारगर साबित हो रही है। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। इस समय हम भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं और सरकार के द्वारा अपने जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये फेंसिंग लाइन बनाई गई है। ग्रामीण नागरिक यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, ये कब देखिए आपने ये फेंसिंग लाइन कब बनी यहाँ पर? 2023 में लगे हैं। तो उसका पहले तो जो थे तो पुराना हो गया। उससे बेहतरीन ये अच्छे बहुत बेहतरीन बनाया इस मरतबा जो 2023 में बनाया। ये मोदी सरकार ने बनाया। मोदी सरकार ने बनाया। हम लोग बॉर्डर का पहले सीमाने पे है, जब से तारबंदी लगा हुआ है बहुत हम लोग का अच्छा सुविधा हुआ, क्योंकि उधर का पब्लिक इधर नहीं आ सकते, इधर का पब्लिक उधर नहीं जा सकते। इससे हम लोग का अच्छा बहुत फायदा हुआ है। आप किस तरह देखते हैं इस जो ये फेंसिंग लाइन है, ये किस तरीके से देखते हैं आप? 2023 में नया फेंसिंग लगाने के बीच में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उंगली भी नहीं जा सकते हैं। तो इससे हम लोगों का बहुत राहत मिला है। और जो जैसे हम लोग जो खेती बाड़ी होता था, तो हम लोग इंडिया का कुछ भी हो, गाय हो बकरी हो, तो तारबंदी के अंदर से जाके वो नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन हो गया कि तो गाय बकरी तो दूर की बात है, ये परिंदे भी नहीं जा सकते। इससे पहले तो बहुत लूटपाट होता था सर। हम लोग का शाम होते होते हमारा गुरु भैंसा लेके भाग जाता था। अभी ये तारबंदी होके तो बहुत सुविधा हो गया सर। और उसके बाद ये 17 बटालियन आने के बाद तो सर 117 बटालियन आने के बाद तो सर हम लोग का और सुविधा हो गया, हम लोग का और सुरक्षा हो रहा है। तो ये थे तमाम देश के जो फर्स्ट विलेज सिटीजन हैं यानी नागरिक हैं, उनका कहना है कि ये जो फेंसिंग लाइन है ये अपने आप में कई खासियत रखती है, कई सारी इसकी जो है खासियतें हैं। एक तो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ आसानी से आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और ये सेंसर जो है, जैसे ही इस फेंसिंग लाइन पर किसी तरीके की कोई भी गतिविधियाँ होंगी या इसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो उस समय BSF को ये पता चल जाएगा कि हमारी जो फेंसिंग लाइन है उस लाइन को से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। कैमरामैन ललित के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, ग्राउंड जीरो, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से भी मिल सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, राजनयिक और जनसंपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे और पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। और गाम्बिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद V.S. जैलो भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अपने प्रवास के दौरान जैलो देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मामला कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की जो विरासत है अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर मुडा घोटाला इस बात का प्रमाण है। कर्नाटक में सियासी हलचल बीते कई दिनों से लगातार तेज है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मोडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। Facing regarding the Muda scam, the investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him are investigating the allegations and charges made against him. वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लूट और झूठ को उन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जब से आई है तब से इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि कभी मूडा स्कैम तो कभी वाल्मीकि स्कैम। अब वाल्मीकि स्कैम में भी 180 करोड़ की लूट मचाई है। वहां पे एक अफसर ने आत्महत्या की है और वो अफसर ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री का नाम भी लिया है। और कांग्रेस की सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी निर्लज है कि उन्होंने कहा कि स्कैम तो हुआ है पर ये 180 करोड़ का नहीं, ये 90 करोड़ का स्कैम है। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकारा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा मामला है क्या। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुड्डा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुड्डा द्वारा विकसित भूमि की 50-50 ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मुड्डा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। दरअसल मुड्डा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।